नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 1 मई, यानी एक और नया महीना, और इस नए महीने की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एडिटोरियल के साथ जो आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। आज हमें डिस्कस करना है केवल एक एडिटोरियल। जी हाँ, ये हमारे अभी तक की सीरीज़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम सिर्फ एक एडिटोरियल ही डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जनरली ऐसा होता है कि मिनिमम 3 एडिटोरियल तो काम के आते ही आते हैं हर न्यूज़पेपर में, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किए थे। लेकिन देखिए, एडिटोरियल क्या होते हैं ना, सारे एडिटोरियल्स हमारे काम के नहीं होते। कुछ एडिटोरियल ऐसे होते हैं जिसमें जो राइटर हैं उनके ओपिनियंस होते हैं जो उतने ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा किसी में तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म वाले आर्टिकल होते हैं, इसमें बहुत फेवर वाले आर्टिकल भी लिखे होते हैं गवर्नमेंट के फेवर में। लेकिन हमारे काम के सिर्फ वो एडिटोरियल्स हैं जिसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा हो, यानी आप कह सकते हैं फैक्ट जिसमें होते हैं, फिगर्स जिसमें होते हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये सारे एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करते हैं। फालतू में ऐसे एडिटोरियल्स पढ़ के कोई फ़ायदा ही नहीं है यार, जो पॉलिटिकल टाइप के एडिटोरियल्स होते हैं या जहाँ पर गवर्नमेंट को पूरी तरीके से किसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज़ किया होता है, जिसकी क्रिटिसिज्म करने के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। सिंपल सी बात है कि हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पढ़ना है, क्योंकि देखिए हमें एक सोल्यूशन वाइज अप्रोच की तरह इस न्यूज़ को लेके चलना है, तब जाके ये हमारे इंटरव्यू और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे काफ़ी काम आएगी। देखिए, ये वाला एडिटोरियल बात करता है इंडिया और जापान के रिलेशंस के बारे में, कि आज की डेट में क्या चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए हैं। खैर, अभी कुछ टाइम पहले जापान और यूएस की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ से क्या डेवलपमेंट्स आ सकती हैं, यहाँ पर राइटर उसकी बात करना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले एडिटोरियल्स को। अब देखिए, इंडिया जापान रिलेशंस जो है ना, ये जनरली सुर्खियों में रहता ही रहता है। आपको भी पता होगा कि जापान ने कई सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में फंड किए हैं, ठीक है। जापान का इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन आज से ही नहीं, बहुत सालों पहले से ही सुर्खियों पर रहता है, क्योंकि इंडिया और जापान काफ़ी कोऑर्डिनेट जो है आपस में करते हैं। इंडिया यूएस रिलेशंस हो गया, इंडिया जापान रिलेशंस हो गया, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, ये यूनिवर्सल टाइप के टॉपिक आज की डेट में बन चुके हैं, ठीक है। चाहे आपके इंटरव्यू में पूछा जाए, ठीक है, चाहे लेक्चरेट्स वगैरह होते हैं उनमें आपसे पूछा जाए, या कहीं आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए हम इस एडिटोरियल को बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। अब जैसा ये आर्टिकल बताता है कि जो प्रेजेंट जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा जी, वो एक तरीके से जो शिंजो आबे है ना, जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बिल्कुल सक्सेसर आप कह सकते हैं, रह चुके नहीं, मतलब अभी सक्सेसर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, जनरली जो पहले शिंजो आबे के टाइम में जो डेवलपमेंट्स हुआ करती थी, अब जाके जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो भी सेम डायरेक्शन में ही चल रही है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जापान को लेके जा रहे हैं। रिसेंटली यूएस के साथ जो मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ में, उसमें जो मेजर जो बातचीत हुई थी, यानी जो एजेंडा रखा गया था, वो क्या था? इंडो पैसिफिक का एंगेजमेंट। हम देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक पे ना डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि पहली बात तो हम कह सकते हैं कि चाइना इंडो पैसिफिक को इंडो पैसिफिक ना कह के वो इसको एशिया पैसिफिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस रीजन में इंडिया की डोमिनेंस देखना ही नहीं चाहते हैं। ऑल तो हम डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, हमने बस पैसिफिक के साथ एक नाम जोड़ के हम एक रीजन को बता रहे हैं कि हाँ, ये रीजन इंडिया और पैसिफिक के आसपास का रीजन है। जैसे आप साउथ चाइना सी कह सकते हैं, तो हम भी कह सकते हैं कि यार इस सी को साउथ चाइना यानी चाइना के नाम से मत जोड़िए, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, इसे एक नाम देने से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। वैसे ही सिंपल सी बात है, लेकिन चाइना इन सब चीज़ों को समझता नहीं है। उनको इस शब्द से इतनी परेशानी है कि वो इसकी जगह एशिया पैसिफिक यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने प्रीवियस एडिटोरियल्स में भी डिस्कस किया है, वो क्वाड को क्वाड ना कह के एशियन नेटो कहते हैं। देखिए, ये भी एक तरीके से बताता है कि किस तरीके से वो हमसे डायरेक्टली इस तरीके से डील नहीं करना चाहते, तब जाके वो इनडायरेक्टली यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से इन सब चीज़ों से खुश नहीं है। तो अब जापान और यूएस ने किन चीज़ों पर डिस्कशन किया? पहले तो उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से वो जॉइंट सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने वाले हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आज की डेट में चाइना जो है ना, उसके बहुत सारे आइलैंड नेशंस के साथ और काफ़ी अलग अलग देशों के साथ, कई आसियान कंट्रीज़ के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बहुत सारे हैं। इनफैक्ट वो साउथ और ईस्ट चाइना सी में अपनी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, और ताइवान स्ट्रेट में भी
बहुत डोमिनेंस दिखा रहा है, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इस टाइप की दिक्कतें तो हैं। देखिए जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है चाइना, ये चाइना का रीजन है, और यहाँ पर है ताइवान। क्योंकि मैं पेन को चेंज कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली विजिबल हो, मुझे खुद तक तो विजिबल हो नहीं रही है। तो देखिए जैसे ये है चाइना और ये है ताइवान, ठीक है। अब ये जो ताइवान स्टेट है ना, यहाँ पर चाइना, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ताइवान और चाइना के बीच में। तो चाइना इस पूरे रीजन को, यानी जो ये पूरा स्टेट का रीजन है ना, इस पर अपनी डोमिनेंस दिखाता है। अब ये डोमिनेंस किस तरीके से आ रही है? चाइना कहता है कि ये पूरा रीजन जो है वो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। अब देखिए ताइवान एक छोटी कंट्री है, तो उसको सप्रेस करने की चाइना हमेशा से कोशिश करता है, लेकिन ये सब चीज़ें इंटरनेशनल, यानी आप कह सकते हैं यूएन क्लॉज जो है, जो हमने प्रीवियस एडिटोरियल्स में डिस्कस किया था, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बाउंड्रीज को सेट करता है, उसके अकॉर्डेंस में ये सब चीज़ें नहीं हैं, इसलिए ये सब चीज़ें गलत हैं और जितने भी क्वाड नेशंस हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। तो देखिए वही ताइवान स्टेट में भी चाइना अपना दबदबा जो है दिखाता है। उसके अलावा देखिए अभी जब ये बातचीत जब हुई तो इसमें किस तरीके से जापान और यूएस ने बातचीत करी कि वो ईस्ट एशिया में स्टेबिलिटी लाने की प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि जो ईस्ट एशिया है ना, जनरली वहाँ पर चाइना ही बदतमीजी जो है बाकी नेशंस के साथ कर रहा है, अपनी डोमिनेंस दिखा के एक सुपर पावर की तरह इमर्ज करना चाहता है। क्यों? ऐसा आप देख सकते हैं कि जापान के जो खुद के सेंकाकू आइलैंड्स हैं, वो तक चाइना ने एक तरीके से डिस्प्यूटेड इनको घोषित कर दिया है कि वो चाइना की टेरिटरी का पार्ट है, इसलिए वो एक तरीके से अभी डिस्प्यूटेड है। ताइवान को तो खैर चाइना बहुत पहले से ही क्लेम करता है। जो भी आपको पता होगा कि यूएस ने भी ताइपी एक्ट पास किया था, तो उसमें चाइना गुस्सा हो गया था, ठीक है। इंडिया भी डायरेक्टली ताइवान के साथ एंगेज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अभी चाइना को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। अभी हमारी इकोनॉमी खुद जो है, मतलब अभी हमें रिवाइव करनी है इकोनॉमी, कोविड की वजह से इतनी दिक्कतें हैं, ऊपर से हम चाइना से डायरेक्टली भिड़ के इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को वेस्ट अभी नहीं कर सकते। अभी हमें और चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यूएस और चाइना ने अभी डिस्कशन की है कि किस तरीके से वो साइबर सिक्योरिटी को एनहेंस करेंगे और स्पेस टेक्नोलॉजी पे एक साथ काम करेंगे, ठीक है। अब ये तो यूएस और जापान कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि यार इंडिया का इसमें कहाँ से रोल आ गया? ये तो यूएस और जापान की डेवलपमेंट्स होगी ना। देखिए हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, क्योंकि जैसे उन्होंने साइबर सिक्योरिटी की बात करी, स्पेस में कोलैबोरेशंस करने की बात करी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी सारी चीज़ों की बात हो टेलीकॉम सेक्टर की या इस टाइप की टेक्नोलॉजी की जो बातें हैं वो ना हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमें 5G डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हुआवी वो कंपनी थी जिसने पहले 5G की सबसे पहली टेस्टिंग्स करी थी। अब हुआवी जो है ना, वो चाइना के एक मिलिट्री ऑफिसर की, मतलब एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, उनकी कंपनी है। और ये भी पाया गया है कि ये कंपनी जो है ये चाइना को डेटा देती है यूज़र्स का, जो एक तरीके से बहुत गलत है, इसलिए यूएस ने इसको बैन भी कर रखा है। अब क्योंकि हुआवी को तो बैन कर दिया, तो डेफिनेट सी बात है कि किसी न किसी चीज़ कंपनी को या कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी लानी ज़रूर है जो 5G में काम कर सके, क्योंकि जो 5G की कंपनी थी वो तो खुद बैन है और करने की ज़रूरत भी थी, ठीक है। तो उन्होंने 5G पे यूएस और चाइना पे ने यूएस और जापान ने डिस्कशन किए कि 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग में, यानी एक तरीके से आप फास्ट कंप्यूटर्स ही कह लीजिए, इन पे कैसे डेवलपमेंट्स करनी है ताकि चाइना अकेला ही इन सब चीज़ों पे डोमिनेट ना करे। मेन चाइना का यही मुद्दा होता है ना हर बार, कि उनको हर चीज़ पे डोमिनेट करने की बहुत पड़ी रहती है। तो एक तरीके से चाइना यहाँ डोमिनेट ना करे, इसलिए दोनों देश डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने अकेले 1.4 ट्रिलियन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे, यानी जैसा 5G कह लीजिए, क्वांटम कंप्यूटिंग कह लीजिए, वहाँ पर इतना पैसा उन्होंने लगा रखा है। देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा इन चीज़ पे फोकस करते हैं। तो एक तरीके से यूएस और जापान को भी इस चीज़ की चिंता तो है, और वो डेफिनेटली इस चीज़ पे पार्टनरशिप करके फोकस करना चाहते हैं। पार्टनरशिप का नाम क्या है? कम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप, जिसको कोर भी कहा जा रहा है। इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि कम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप किन कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। उसके अलावा देखिए, ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यूएस और जापान दोनों ने इस चीज़ को एडमिट किया है कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर प्रेशर तो काफ़ी अच्छा खासा बनाया। किन चीज़ को लेके प्रेशर बनाया? सही चीज़ों को लेके। जैसे चाइना ने क्या क्या चीज़ मतलब गलत करी हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन पहले तो किया है, ठीक है। फोर्स ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आपको देख सकते हैं कि हुआवी जो कंपनी है वो काफ़ी सारे देशों में इस तरीके से फोकस कर रही है कि उन देशों के पास चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसने के बाद इस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी का अल्टरनेटिव बचा ही नहीं है। एक्सेस कैपेसिटी इशू,
चाइना क्या करता है, आपको पता है कि गैजेट मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में फ्लडिंग करता है, ठीक है। इन सब चीज़ों से क्या करता है, मार्केट को कंट्रोल करता है, जो एक तरीके से ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर मेजर इशू यहाँ पर आज की डेट में आ रहा है, और ये बात यूएस और जापान दोनों को ही पता है, ठीक है। तो दोनों जो फोकस कर रहे हैं ना आज की डेट में, वो फोकस कर रहे हैं विजन किस चीज़ के लिए, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यानी इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन बनाना। किस चीज़ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए वहाँ पर, और डेमोक्रेटिक नॉर्म जितने भी हैं वो सारे इंडो पैसिफिक पे ओप लगाने चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि कुछ दिन टाइम पहले अभी यूएस का जो नेवल शिप था, उन्होंने क्या किया कि इंडिया के लक्षद्वीप में के पास से, यानी इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अपनी शिप गुजार दी, और उसके बाद कहा कि ये चीज़ गलत नहीं है, ये यूएन क्लॉज के तहत आती है। ऑल्दो अब उनका जो भी मतलब मीनिंग था, अब देखते हैं कि वो क्या इस चीज़ पे इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन हमें भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब देखिए 10 साल पहले यूएस इंडिया और जापान ने किस तरीके की हाई लेवल मीटिंग करी थी, जब उनके डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स मिले थे, और अल्टीमेटली मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री पैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, और एंड में वो किस चीज़ पे आए, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट के तहत वो लोग आए, जो ये एक तरीके का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। कैसा, यहाँ पर इसके कुछ आप कह सकते हैं पॉइंट्स मेंशन हैं, किस तरीके से मिलिट्री जो है लॉजिस्टिक्स में कोऑर्डिनेट करेंगी, सप्लाईज में और सर्विसेज में कोऑर्डिनेट करेंगी, ठीक है। ट्रांसफ़र होगा प्रॉपर लॉजिस्टिक सप्लाईज का मिलिट्री फोर्सेस के बीच में, ताकि प्रॉपर आप कह सकते हैं मोबिलाइजेशन मिलिट्री फोर्सेस का हो, सही टाइम पे मिलिट्री फोर्सेस सही चीज़ कर पाएँ। क्योंकि देखिए किसी ने, अब मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने तो कहा है कि लॉजिस्टिक्स जो है ना वो मिलिट्री की एक तरीके की बैकबोन है, बिना प्रॉपर लॉजिस्टिक्स के मिलिट्री फंक्शन नहीं कर सकती। इसलिए तो आपने देखा होगा ना कि लॉकडाउन के टाइम में बीआरओ ने इतनी ज़्यादा रोड्स कंस्ट्रक्ट करी ना, इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करी कि पूछो मत। जितने भी हिली टेरेन्स थे जहाँ मिलिट्री को जाने की ज़रूरत थी, वहाँ पर बीआरओ ने बहुत सारी सड़कें बनाई हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे यूएस जापान समिट हुआ, तो इंडिया और जापान को भी एक तरीके से अपना कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। किस चीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में फंडिंग को एक तरीके से एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए रिसर्च ही किसी चीज़ की ना आप कह सकते हैं फाउंडेशन ले करती है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो गई, इस टाइप की चीज़ जो होती है ना, ये सब रिसर्च से ही एनहेंस होती हैं। तो जब दोनों कंट्रीज एक साथ फंडिंग करके रिसर्च करेगी, तब जाके ही तो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स जो हैं हमारे आगे बढ़ेंगे, और हम टेक्नोलॉजी जैसे 5G इन सब चीज़ों में महारत हासिल करके चाइना को पछाड़ सकते हैं, ठीक है। जापान की बात करो तो इंडिया में जापान ने अभी तक $34 बिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, वो भी पिछले 20 सालों में, लास्ट 2 डेकेड्स की बात की गई है ना। और आज की डेट में जापान जो है इंडिया का 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने इसको भी स्टार मार्क कर दिया है। तो देखिए ये सब चीज़ तो इंडिया और जापान के बीच में अभी है, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स हर चीज़ में करना ज़रूरी है। जो आगे जाके इंडिया और जापान का समिट होगा, या आप कह सकते हैं मीटिंग होगी, वहाँ पर हमें की मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया पे फोकस करने की ज़रूरत है, जहाँ पर जापान अपने इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, ये सब हमें प्रोवाइड करेगा, जिससे हम मेक इन इंडिया को और ज़्यादा एनहेंस कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया और जापान कोऑर्डिनेट करने में लगे हुए हैं, ताकि एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाए, और थर्ड कंट्रीज यानी आप कह सकते हैं कि बाकी अफ्रीकन देश हो गए, आसियान नेशंस हो गए, उनको डेवलप करने में हेल्प करे। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो चाइना कर लेगा, और चाइना डेवलप नहीं करता किसी भी कंट्री को। चाइना हर कंट्री को डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। एक बार डेब्ट ट्रैप में वो कंट्री फंस गई तो उसके बाद चाइना उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, उस कंट्री को बेसिकली एक्सप्लॉइट करता है। तो हमें इंडिया और जापान को कोलैबोरेट करके, हमने पास्ट में आप देख सकते हैं ईरान और अब अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। हमने उनको वाइटल एड प्रोवाइड किया है, कभी डिज़ास्टर आया या कभी भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया तो हमने उनकी हेल्प करी है। इसके एग्जांपल्स म्यांमार और श्रीलंका बढ़ चढ़ के आज की डेट में हैं। इनफैक्ट 2006 में शिंजो आबे ने अपनी बुक लिखी थी यूत्सिकुई कुनी ई। अब मैंने मे बी नाम जो है गलत प्रोनाउंस कर दिया होगा, आई एम रियली सॉरी। अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बेसिकली आइडिया देना चाहता हूँ कि इस बुक में उन्होंने बताया है कि उनको बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा कि अगर आगे आने वाले 10 सालों में इंडिया और जापान के जो रिलेशंस है ना, वो जापान यूएस और जापान चाइना के रिलेशन से आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इंडिया इस टाइप की इमर्जिंग पावर है जो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है, और डेफिनेटली ये इंडिया और जापान के रिलेशंस को एनहेंस भी करेगा। ये उन्होंने बुक में लिखा था और आज ये चीज़ सच हो रही है।
तो आज हमें डिस्कस करना था ये एक एडिटोरियल। अब देखिए, फालतू के एडिटोरियल डिस्कस करने नहीं है हमें सही टाइम पे सही चीज़ डिस्कस करनी है और वो हमने डिस्कस कर ली है। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल पसंद आया होगा। अगर आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी की सारी वीडियो अपडेट्स आपको टाइम में मिल जाए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज़ होती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।